अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम समझने की कोशिश करेंगे कि खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी कहते किसको है और ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान की या दुनिया के किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, कौन से वो परमानेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि खारजा पॉलिसी किस किस्म की होगी, मुस्तकिल खारजा पॉलिसी किस किस्म की होगी, और ऐसी टेम्परेरी चीज़ें कौन सी होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी खारजा पॉलिसी को, जो शॉर्ट टर्म पे यानी कि कम पैमाने पर जो हमारी खारजा पॉलिसी हुकूमत के वक्त के साथ साथ जो चेंज होती रहती है, हुकूमत के बदलने से जो चेंज होती रहती है, वो क्यों होती है। तो हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भाई खारजा पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। सिंपल अगर लफ्ज में कहें तो इट इज़ अ वे कि जिस तरीके से एक रियासत दूसरी रियासत के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रखती है। ठीक है, अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन को देखें, इट इज़ बेसिकली अ गवर्नमेंट्स स्ट्रेटजी इन डीलिंग विद अदर नेशंस, दैट्स इट। ठीक है, कि एक कौम, एक रियासत एक दूसरी रियासत के साथ किस तरीके से अपने रिलेशंस को मेंटेन रखती है, वो है फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, मजीद अगर इसके हम लोग डिटेल में जाएं, ठीक है, तो इसके अंदर कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, न्यूट्रलिटी एंड कोएग्जिस्टेंस की बात की जाती है कि फॉरेन पॉलिसी जो है, मुख्तलिफ तरीके हैं एक दूसरी रियासत के साथ इंटरेक्ट करने के, अपने ताल्लुकात को रखने के लिए, और किस तरीके से आप उन ताल्लुकात को रख रहे हैं। आया वो आप एक एक कॉपरेशन करके कर रहे हैं, आया वो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक एक दूसरे को दुश्मन बनाकर, या एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की बुनियाद पर, जैसे हिंदुस्तान या पाकिस्तान के दरमियान में है। एक न्यूट्रल होकर, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान की आज पोजीशन है रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर, या फिर को एग्जिस्टेंस यानी कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करके म्यूचुअली एक दोस्ती के साथ रहें। ठीक है, जो आपके इश्यूज हैं वो दूसरी रियासत उसको समझे, और जो उनके इश्यूज हैं उनको आप समझ के एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह एक इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कोएग्जिस्ट करना है इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर, लेकिन अफगानिस्तान जो है डूरन लाइन के इशू को बार बार रेस करके वहां पर बॉर्डर के हालात को ख़राब करता रहता है, और फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड सो ऑन। नंबर थ्री, फिर हमारे जो डिप्लोमेटिक टूल बॉक्स होता है, यानी कि डिप्लोमेटिक में हमारे कौन कौन से ज़रिए हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमारे नेगोशिएशंस आ जाती हैं कि किस तरीके से हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, यानी कि हम लोग किस तरीके से अपनी चीज़ें मनवा रहे हैं, या कोई दूसरा मुल्क अपनी कौन सी चीज़ें मनवा रहा है हमसे। हम लोग ट्रीटीज़ या एमओयूज़ कौन कौन से हम लोग साइन कर रहे हैं। ठीक है, ट्रीटीज़ के तहत, यानी कि वो अमन की ट्रीटी है या किसी पानी को, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको लेकर है। फिर हमारे मुआशी ताल्लुकात या मुआशी कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ हमारी कैसी है। ठीक है, फिर कल्चरल एक्सचेंज, जैसे चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कन्फ्यूशियस एक इंस्टीट्यूट है जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को देखता है। और फिर मिलिट्री डेटरेंस और एक्शंस भी इसके अंदर आ जाते हैं कि किस तरीके से अगर कोई आपका राइवल मुल्क है जिसके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके साथ कोई जंगी हालत है आपके साथ, या अगर जंग की हालत नहीं भी है तो आपको दुश्मन है बहुत अरसे से, तो आप उसके साथ किस तरीके से अपने ताल्लुकात को रखेंगे। तो उसमें मिलिट्री डेटरेंस आ जाती है, यानी कि आप अपनी मिलिट्री को इतना पावरफुल करते हैं कि दूसरा मुल्क डर कर या घबरा कर आपके ऊपर एक तो अटैक नहीं करेगा, और दूसरा बराबरी का सलूक करेगा। उसको पता होगा कि यार अगर हम लोग इनजस्टिस करेंगे तो अगले की तरफ से रिटेलिएशन भी आ सकता है। आज देख लें, फ़लस्तीन के पास अपनी फ़ौज नहीं है, तो वहाँ पर क्योंकि बराबरी नहीं है तो डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ पावर किया जा रहा है फ़लस्तीन में इसराइलियों की तरफ से। ओके, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स फॉरेन पॉलिसी के क्या होते हैं। नंबर वन, नेशनल सिक्योरिटी, के आपके जो रहने वाले लोग हैं, जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो सिक्योर हो। ठीक है,
आपके बॉर्डर्स प्रोटेक्टेड हों, आपके वहाँ पर सिटीजन्स जो रह रहे हैं उनको बेसिक नेसेसिटीज़ मिल रही हों रहने के लिए, ठीक है। कोई अगर दुश्मन है आपका तो आपके मिलिट्री, आपकी सिक्योरिटी, आपकी टेक्नोलॉजिकली और हर तरीके से आपको इतने एडवांस होना चाहिए कि आप डेटर कर सकें किसी दुश्मन को कि वो आपके ऊपर कब्जा करने का या हमला करने का सोचे नहीं, ठीक है। और आपके सिटीजन जो आपके मुल्क में रह रहे हैं और जो बाहर के मुल्क में रह रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। फिर नंबर टू, एक ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी का ये होता है कि भाई हम लोगों ने कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करना है और जो अनकॉमन इंटरेस्ट है उनको हम लोगों ने डिमोटिवेट करना है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने फॉरेन पॉलिसी का एक बेसिक पर्पस ये होता है कि भाई हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाना, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट से क्या मुराद है? कल्चरल एक्सचेंज को आप देख लें डिप्लोमेटिक ऑपरेशन के अंदर, और आप अपना शेयर्ड गोल्स को देख लें, जिस तरह चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में कि चाइना की ये स्ट्रेटजी है कि दे बिलीव कि चाइना के डेवलपमेंट एशिया के डेवलपमेंट के अंदर है और एशिया के डेवलपमेंट चाइना के डेवलपमेंट के अंदर है। तो उसी पर्पस को लेकर चाइना जो है पाकिस्तान को भी डेवलप करना चाहता है, और यहाँ पर वो अब कॉमन गोल ये देखते हैं कि भाई अगर सी पैक बन जाता है, क्योंकि उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक लॉन्च किया है अपना प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, सी पैक भी उसका एक हिस्सा है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो। तो अगर सी पैक बन जाता है तो उसमें फ़ायदा किसका है? चाइना का भी फ़ायदा है, क्योंकि उसको एक शॉर्ट रूट मिल जाएगा ताकि वो पाकिस्तान के थ्रू, गवादर के थ्रू, मिडल ईस्ट, ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, गल्फ कंट्रीज़ के साथ और हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक आसानी से वो पहुंच सके थ्रू पाकिस्तान, ठीक है। फिर मेंटेनिंग वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि आपने ग्लोबल स्टेबिलिटी, यानी कि जो दुनिया में अगर कोई जंग हो रही है तो आपने उस जंग के अंदर शामिल नहीं होना, बल्कि आपने उस जंग को ख़त्म करने की तरफ जाना है, ठीक है। और आपने पीसफुल पर्पसेस के लिए आपने कोशिशें करनी है। अब वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है? जो दुनिया की सबसे पावरफुल या डेवलप्ड स्टेट्स होती हैं, तो वो जो सिस्टम उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक रखा होता है, यानी कि आज आप डॉलर एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी है, ठीक है, वो एक वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। आप अगर उस डॉलर के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप कहेंगे नहीं जी हम लोग डॉलर में नहीं ट्रेड करते, हम लोग तो रुपये के अंदर खरीदेंगे हर चीज़, तो क्या होगा? आप वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं। तो फॉरेन पॉलिसी का मकसद ये होता है कि आप वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपने वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन रखना होता है, चाहे वो कोई किसी भी किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर है, चाहे वो चाइना से डोमिनेटेड है। अगर चाइना मोस्ट पावरफुल नेशन बन जाता है और चाइना के हामी नेशन ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑब्वियसली चाइना जो है वो डोमिनेट करेगा वर्ल्ड ऑर्डर को। लेकिन आज यूएसए कर रहा है एंड वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट कर रही हैं वर्ल्ड ऑर्डर को, ठीक है। तो जो भी वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, फिर उसका बाकी रियासतें जो हैं उनको नापसंद करती हैं और उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देती हैं उस रियासत के ऊपर, या फिर फाइनली उसको उसकी हुकूमत को, उस रियासत की हुकूमत को गिरा दिया जाता है और एक ऐसी हुकूमत को लाया जाता है जो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन रख सके। एंड फाइनली नेशनल प्रेस्टीज, यानी कि आपकी इज्जत, आपकी आबरू, वो कायम रहे ग्लोबल स्टेज पे, चाहे वो सॉफ्ट पावर हो, यानी कि आपकी कल्चर हो, आपकी ट्रेडिशंस हो, आपकी मीशत हो, उसको आपने प्रमोट करना होता है। चाहे वो आपकी हार्ड पावर हो, तो आपने वो फॉरेन पॉलिसी के थ्रू अपने दिखाना होता है कि यार हम लोग एक जिंदा कौम है और हम लोग बाइज्जत कौम है। हम लोग अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन हम लोग किसी दूसरे की सॉवरेनिटी के अंदर दखल अंदाजी भी नहीं देंगे। तो अब समझना ये ज़रूरी है कि भाई फॉरेन पॉलिसी के परमानेंट डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कि जो फॉरेन पॉलिसी, एक रियासत की फॉरेन पॉलिसी, कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को एक लॉन्ग टर्म में, लंबे अरसे के अंदर जो डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, कि इतने अरसे से ये खास फॉरेन पॉलिसी आपकी क्यों चल रही है, ठीक है। मैं भी शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले जो ज़रूरी होता है उसमें ये समझना ज़रूरी है कि भाई आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूँ। अब अगर आप पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें तो हमारे पास, हमारे ईस्ट पे जो है वी हैव इंडिया, ठीक है। इंडिया हमारे जो है बेसिकली ईस्ट पर है, हमारे वेस्ट पर अफगानिस्तान है, साउथ पे हमारे अरेबियन सी है, एंड आप अगर साउथ ईस्ट की तरफ थोड़ा चले जाएं तो वी हैव गल्फ कंट्रीज एंड अरेबियन नेशंस एंड मिडल ईस्ट, फिर इधर, ठीक है, आगे इसराइल आ जाता है एंड फ़लस्तीन। हमारे साउथ
वेस्टर्न बॉर्डर पर जो है ईरान भी है, सॉरी दिस इज़ ऑल्सो साउथ वेस्ट, ठीक है। और वेस्ट में हमारा अफगानिस्तान है, नॉर्थ में हमारे चाइना है। अब जियो स्ट्रेटजी के लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अफगानिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए भी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए भी। इन रियासतों ने, मिसाल के तौर पर यहाँ से कोई ट्रेडिंग होती है और आज सी पैक बन जाता है अगर, जो कि काफ़ी हद तक बन भी गया है, तो दे कैन यूज़ गवादर टू गेट इनटू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। लेकिन ये टाशकन कॉरिडोर जो है, सॉरी अपना वाखान कॉरिडोर जो है अफगानिस्तान को, उसके थ्रू ही आपने पास होना है। अफगानिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अगर उसने कोई भी अपनी ट्रेडिंग करनी है तो या तो वो ईरान से करेगा या फिर वो सिर्फ पाकिस्तान से कर सकता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान क्योंकि लैंड लॉक्ड है तो अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है। चाइना के लिए भी पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाइना जितनी ट्रेडिंग करते हैं वो बहुत एक लंबे रूट से, मलाक्का स्ट्रेट से होता हुआ वो इधर से आकर फिर मिडल ईस्ट की तरफ एक्सेस करता है या अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ एक्सेस करता है। अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सी पैक अगर कंप्लीट हो जाता है तो अब इसके लिए चाइना के लिए ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जियो स्ट्रेटेजी के लिए अगर आप देखें तो पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन यूएसए के लिए, क्योंकि ईरान को आप देखें ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इनका ग्रो कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। तो और एक टाइम पर इधर आपको पता है सोवियत यूनियन यूएसएसआर ने पूरा कब्जा किया हुआ था, या फिर वो रियासतें जो है उसका हिस्सा थी, यहाँ पर वो अफगानिस्तान के अंदर भी आके थे। तो पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि जितनी अफगान जिहाद लड़ी गई है वो पाकिस्तान से लड़ी गई है, ठीक है। तो जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से दुनिया की अहम पावर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात आती है जियो पॉलिटिक्स की, कि जियो पॉलिटिक्स किस तरीके से एक नेशन की या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। अगेन आपकी लोकेशन की वजह से या आपकी नेशनल पावर की वजह से, आपके नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप दुनिया में गेन कर रहे हैं तो वो जियो पॉलिटिक्स के अंदर आता है। पाकिस्तान की लोकेशन तो नहीं चेंज हो सकती, और दुनिया में जिस तरीके से पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, जियो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, हमें पता है कि शुरू से एक जियो पॉलिटिकल इन्वायरनमेंट रहा है मिडल ईस्ट का, जब से इसराइल बना है, कि अरब कंट्रीज जो है, अरब नेशन जो है इसराइल के खिलाफ है, दे आर अगेंस्ट दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसराइली स्टेट। तो वो एक जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है। उस वजह से पाकिस्तान ने, हमारे कायदे आज़म ने उस टाइम पर कहा था कि इसराइल इज़ बेसिकली अ डैगर इन द हार्ट ऑफ अरब मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। वो आज तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चलती आ रही है, और उसी एक नोशन के तहत पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को एज अ रियासत तस्लीम नहीं किया ताकि वो फ़लस्तीन की आवाज़ उठा सके, ठीक है। तो जैसे कि नेपोलियन ने भी कहा कि द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ ऑल नेशंस आर बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। अब आपकी ज्योग्राफी क्या है, जिस जगह पर आप लोकेटेड है, और वो लोकेशन किस तरीके से पॉलिटिक्स को, आपके आसपास की जो पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, और वो पॉलिटिक्स किस तरीके से आपकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक हो गया। तो ये आपका जियो पॉलिटिक्स के अंदर आता है। फिर मजीद आपके जो परमानेंट डिटर्मिनेंट्स के अंदर चीज़ें आती हैं वो है नेशनल इंटरेस्ट, कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बने। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, ठीक है। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने, ठीक है, कश्मीरियों को आज़ादी मिले हिंदुस्तान से। पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट में है कि रीजनल इन्फ्लुएंस उसका बढ़े और रीजन के अंदर स्टेबिलिटी हो। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान की जो एक 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 स्टांस है दुनिया के अंदर, वो न्यूट्रल रहे, सबके साथ बना के रखे, और एक स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप्स है पाकिस्तान की वो इंक्रीज हो, ठीक है। पाकिस्तान का फोकस है कि उसकी मिलिट्री पावरफुल हो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में, और उसकी न्यूक्लियर डेटरेंस कायम व दायम रहे ताकि पाकिस्तान सिक्योर फील कर सके। तो ये सब कुछ आपके नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आता है, ज़ाती मफाद के अंदर आता है, और ज़ाती मफादात आपकी क्या है डिफाइन करता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी किस किस्म की होगी, ठीक हो गया। हमारे चाइना से मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। एक वजह हमारी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने की भी है कि जब से यूएसए ने पाकिस्तान को अफगान जिहाद के बाद बैक स्टेप किया
और उसके बाद फिर आपको पता है 9/11 होते हैं और किस तरीके से वॉर अगेंस्ट टेररिज्म लड़ी जाती है और पाकिस्तान को बार बार डू मोर का कहा जाता है, और किस तरीके से आज मिडिल ईस्ट के अंदर जो है यूएसए जो है प्रमोट कर रहा है जेनोसाइड को। तो अ, पाकिस्तान जो है वो इस सारे सिनेरियो के अंदर चाहता है कि वो न्यूट्रल रहे। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपके पास आपके अगेन आइडियोलॉजी आ जाती है। आइडियोलॉजी जो है वो भी आपके परमानेंट डिटर्मिनेंट के अंदर आती है कि पाकिस्तान की अगर आप आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन देखें तो वो टू नेशन थ्योरी के अंदर है और इस्लामिक आइडेंटिटी के अंदर है। हमारा जो मुल्क बना वो टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे बना। ठीक है। तो वो शेप करती है आज तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। ठीक है। जो हमारा हिंदुस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है वो आज तक उसी वजह से शेप होता आ रहा है जो कि हमारी आइडियोलॉजी थी। इसी तरह अगर आप इसराइल की बात करें तो इसराइल भी एक आइडियोलॉजिकल नेशन था और उसकी आइडियोलॉजी जो ज़ायनिज़्म के ऊपर जो बनी हुई है, जिस पर्पस के लिए उन्होंने वो रियासत बनाई, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज एंड गेनिंग प्रॉमिस्ड लैंड, तो उस तहत आपको उसके एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी भी नज़र आती है कि वो जाता है जब भी वो इनसिक्योर फील करता है वो मिडिल ईस्ट में जाके कहीं भी बॉम्बिंग कर लेता है एंड दे आर नॉट हेल्ड अकाउंटेबल। इसी तरह पाकिस्तान को अगर आप देखें, इनका जो स्टांस है फ़लस्तीन को लेकर, इसका जो स्टांस है कश्मीर को लेकर, वो उसकी आइडियोलॉजी से बैक्ड है। इट इज़ एक्चुअली बैक्ड बाय इट्स आइडियोलॉजी, इट्स इस्लामिक आइडेंटिटी। और जो पाकिस्तान जितने मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसके अंदर अगर कोई स्टांस नहीं लेता और हमेशा न्यूट्रल रहा है और हमेशा भाईचारे को प्रमोट करता है और हमेशा इस्लामिक कॉपरेशन और इत्तेहाद की बात करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि इट इज़ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। ठीक है। ये वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। फिर इसी आइडियोलॉजी की वजह से पाकिस्तान ने आ, या फिर जो हमारे कायदे आज़म ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की कि हम लोग हर कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे, उसने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया, वो बैलेंसिंग एक्ट। ठीक है। कि पाकिस्तान नो मैटर व्हाट इज गोइंग टू हैपन विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन a balance between superpowers as well and will try to maintain a balance between among the Muslim brothers as well। ठीक है। आप देख लें सऊदी अरब और ईरान, जब ये मिडिल ईस्ट के अंदर हर एक मुसलमान मुल्क अपनी अपनी पार्टीज को सपोर्ट कर रहा था, अपने अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा था, जब सिविल वॉर हो रही थी शाम के अंदर, यमन के अंदर, लीबिया के अंदर, तो पाकिस्तान ने हमेशा अपना स्टांस न्यूट्रल का रखा। ठीक है। फिर मजीद चीज़ें जो परमानेंट डिटर्मिनेंट्स के आ जाती हैं वो आपकी मिलिट्री पावर है। अब मिलिट्री पावर आप कह सकते हैं जी ये कैसे परमानेंट डिटर्मिनेंट में आ सकती है, ये तो फ्लेक्सिबल डिटर्मिनेंट है। नहीं, मिलिट्री पावर आप फौरन नहीं बनाते हैं। पाकिस्तान 1948 से स्ट्रगल कर रहा है अपनी मिलिट्री पावर बनाने के लिए, बहुत अरसे बाद इसने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हासिल किया। तो मिलिट्री पावर ओवरनाइट नहीं बन जाती, एक ये बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रगल होती है जिसके बाद आप एक अपनी मिलिट्री पावर को बनाते हैं। ठीक है। तो ये एक परमानेंट डिटर्मिनेंट है। जब आपकी मिलिट्री पावर बन जाती है फिर आप उसके अंदर सिर्फ इंप्रूवमेंट की सोच रहे होते हैं, आप रोकते नहीं है अपनी कैपेबिलिटीज को, क्योंकि अगर रोकेंगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे और आपकी मिलिट्री पावर कमज़ोर हो जाएगी। तो कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेशन, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेशन चलती रहती है, लेकिन मिलिट्री पावर ओवर डेज नहीं बनती। इसको आपको आर्मी को ट्रेन करने के लिए, आपको हर चीज़ के अंदर, एयरफोर्स को ट्रेन करने के लिए, नेवी को ट्रेन करने के लिए, नेवी शिप्स बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट्स बनाने, बहुत टाइम लगता है। तो ये लॉन्ग टर्म में बेसिकली देखा जाता है और जब आपकी मिलिट्री पावर बन जाती है तो आपकी ये डिफाइन कर रही होती है एक लॉन्ग टर्म के फॉरेन पॉलिसी को कि हमारा एक स्टांस क्या होगा, कि हम लोग किसी की बातों में नहीं आएंगे, हम लोगों को कोई कोर्स नहीं कर सकता, हिंदुस्तान हमें कोर्स नहीं कर सकता, हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता कि हम लोगों ने अपनी फॉरेन पॉलिसी किस तरह की रखनी है। ठीक है। फिर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, अगेन एक दफ़ा आपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हासिल कर लिया तो ये फिर आपका एक लॉन्ग टर्म आपकी फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज ओवर डेज नहीं ख़त्म हो जाते, ओवर डेज ओवर नाइट्स ये आ नहीं जाते। ठीक है। तो आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिफाइन करते हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी को। एक टाइम था जब अरबों के पास तेल नहीं डिस्कवर हुआ था तो वो बहुत एक गरीब होते थे। ठीक है। लेकिन जब नेचुरल रिसोर्सेज उनके वहाँ पर आइडेंटिफाई हो गए तो एक लॉन्ग टर्म में उसने डिफाइन कर दिया उनकी फॉरेन पॉलिसी को। ठीक हो गया। और वो बहुत रिच हो गए। मोर ओवर आप देखें पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो ज़खायर हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को भी, इंटरनेशनल अटेंशन को भी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप इसी तरह मिडल ईस्ट के अंदर देख लें तो ऑयल ने
इंटरनेशनल इंटरेस्ट को अट्रैक्ट किया, इंटरनेशनल अटेंशन को उसने अट्रैक्ट किया। और उसके बाद आपको पता है मिडिल ईस्ट में जो वॉर्स हुई, और आज तक वेस्टर्न पावर्स का जो है इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट के अंदर, और मिडिल ईस्ट के अंदर इन्फ्लुएंस कायम रखना चाहते हैं, एंड दे आर यूजिंग इसराइल फॉर दैट, ठीक है, कि वो इसराइल के थ्रू वहाँ पर इन्फ्लुएंस रखें। तो नेचुरल रिसोर्सेज कहने का मकसद ये है कि वो ओवरनाइट आपके पास नहीं आ जाते। फिर आपकी आती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। अगेन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स ओवरनाइट्स नहीं बन जाती, कुछ खास मकासद के लिए ज़रूर बनती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स आप अचानक इंडिया के साथ नहीं बना सकते, ठीक है। चाइना के साथ एक बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तान का ताल्लुक बनता आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनके साथ बन गई है, ठीक है। इसी तरह एक टाइम पीरियड में पाकिस्तान की यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी यूएसएसआर को लेकर, वो भी ओवरनाइट्स नहीं बन गई थी, वो भी एक लंबा अरसा उसमें लगा था। और फिर फाइनली स्ट्रेटेजिक कल्चर और हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ये भी परमानेंट डिटर्मिनेंट्स में आते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान वाज बेसिकली, अगर आप उसका स्ट्रेटेजिक कल्चर देखें, इट वाज बोर्न एज अ सिक्योरिटी स्टेट। आपके वेस्ट पे हॉस्टाइल अफगानिस्तान था, आपके ईस्ट पर हिंदुस्तान था, आपके पास मिलिट्री पावर नहीं थी। आज़ादी के साथ ही कश्मीर के अंदर जंग शुरू हो गई, उसके कुछ अरसे बाद 65 की जंग शुरू हो गई, स्किरमिशेस चलते रहे। तो पाकिस्तान वाज बेसिकली बोर्न एज अ सिक्योरिटी स्टेट, और सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से हमारा हमेशा से फोकस रहा है कि हम लोग अपनी मिलिट्री पावर को बिल्डअप करें, ठीक है। तो उसने फिर हमारी डिफाइन किया है फॉरेन पॉलिसी को एज वेल, कि हमारा हिंदुस्तान की तरफ एक एग्रेसिव स्टांस है, और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को लेकर हम लोग, स्पेशली कुछ बहुत सेंसिटिव इश्यूज को लेकर, पाकिस्तान इज़ वेरी पोजेसिव अबाउट दैट, ठीक है। हिस्टोरिकल आपकी हिस्ट्री किस तरीके से डिफाइन करती है फॉरेन पॉलिसी को। आप आपको अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपके जो चाइना के साथ ताल्लुकात रहे हैं हिस्टोरिकली, ठीक है, जिस तरीके से अम, अपना, आप अगर देखें जिस तरीके से पाकिस्तान ने मदद की चाइना को एक रिकग्निशन दिलवाने की, फिर हेनरी किसिंजर की वो सीक्रेट मीटिंग जो करवाई यूएसए और चाइना की इन लोगों ने करवाई, उसके बाद फिर चाइना को कुछ अरसे बाद एज ए लेजिटिमेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया बाय द यूएसए, एंड यूनाइटेड नेशन ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, और ताइवान को जो है, जो कि पहले एक स्टेटस हासिल था एज बीइंग द लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स ऑफ चाइना, वो ख़त्म हुआ। तो हमारा एक हिस्टोरिकल रिलेशन है, लेकिन हमारी एक हिस्ट्री भी डिफाइन करती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। आप देखें जो आज आपको इसराइल का वापस यहूदियों का, ज्यूज़ का उधर अपने प्रॉमिस लैंड के अंदर आना, वहाँ पर अपनी रियासत को इस्टेब्लिश करना, तो उसकी फाउंडेशन सारी आपको उनकी हिस्ट्री के अंदर मिलती है, कि जी हमें निकाल दिया गया था, 2 दफ़ा हमें वहाँ से निकाला गया, हम लोग फिर से वापस आए हैं, ठीक है। और उनकी जितनी एग्रेशन आप देखते हैं, जितने एग्रेसिव उनकी पॉलिसीज़ हैं, और वो जो हॉलोकास्ट ना जो कुछ वो कहते हैं जी हमें बहुत ज़्यादा मारा गया हिटलर की तरफ से, तो उनकी जितनी फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी सेंसिटिव और इतनी एग्रेसिव इसी वजह से कि उनकी हिस्ट्री उनको ऐसा बनाती है, ठीक है। फिर आपका साइज एक रियासत का कितना बड़ा है वो डिफाइन करता है। रशिया का आप साइज देखें कितना बड़ा है, ज्योग्राफी उनकी कितनी बड़ी है, तो वो उनकी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करती है, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, उनकी नेशनल पावर कितनी होगी, नेशनल प्रेस्टीज कितनी होगी, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान का जो साइज़ है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन 1 करोड़ होती, वी कुड नॉट हैव चैलेंज्ड इंडिया, ठीक है, क्योंकि वो 130 करोड़ उनकी तकरीबन पॉपुलेशन है। तो पाकिस्तान का साइज़ और उनकी मैन पावर, उनकी जो उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो वो अलाउ करते हैं पाकिस्तान को टू सम हाउ चैलेंज हिंदुस्तान। फिर फाइनली पार्टनरशिप्स किस तरीके से इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स किस तरीके से बन रही हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। ओवरनाइट आप चाइना के साथ कोई दुश्मनी आपकी नहीं हो जाएगी, या ओवरनाइट आपकी इंडिया के साथ दोस्ती दोस्ती नहीं हो जाएगी। तो ये जो जिस तरीके से पार्टनरशिप्स बन रही होती हैं, वो डिफाइन करती हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कि आप देखें एक मिलिट्री तो आपने बना ली है, लेकिन मिलिट्री के पास कैपेबिलिटीज किस किस्म की हैं, ठीक है, या आपके पास टेक्नोलॉजी आप के पास, चाहे वो सॉफ्ट पावर के अंदर है, यानी कि आप रोबोटिक्स में चले जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाएं, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर चले जाएं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चले जाएं, तो ये सब कुछ डिफाइन करती हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी को। हम लोगों की जब तक पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं बना था, हम लोगों की एक पैसिव डिप्लोमेसी होती थी,
हम लोग ज़रा डिफेंसिव पोस्चर पे थे कि हम लोग को डर था यार हिंदुस्तान, क्योंकि 1970s में भी ये न्यूक्लियर अपना टेस्ट कर चुका था। वी न्यू कि इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर पावर। बट जैसे ही पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनता है तो ओवरनाइट आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज हो जाती है। आप एक बैलेंस ऑफ पावर का एक्ट करते हैं, यानी कि न्यूक्लियर आपने डिटरेंस कायम कर दी और रीजन के अंदर एक स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, कि आपको पता था अब हिंदुस्तान आपके ऊपर हमला करने का नहीं सोचेगा बिकॉज यू आर ऑल्सो अ न्यूक्लियर पावर। तो एक डिटरेंस आपने कायम कर दी। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद द मिलिट्री पावर जो मैंने आपसे कहा था लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है, उसके साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, आपने इसको एक खास टेक्नोलॉजी के पर्पस के थ्रू उसको देखना है। आज अगर हिंदुस्तान के ऊपर पास F-35 आ जाते हैं तो वो तो परचेज करेगा ना, वो तो ओवरनाइट आ सकते हैं उनके पास। तो वो उन्होंने परचेज की टेक्नोलॉजी, और उनकी ऑब्वियसली परचेज करने के बाद वो ट्रेन भी करेगा अपने पायलट्स को, तो वो एक कन्वेंशनल बैलेंसिंग के अंदर हमारे ऊपर उसका अपर हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे बैलेंस ऑफ पावर के अंदर फर्क जरूर आएगा। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें यानी कि टेक्नोलॉजी आपके पास कितनी एडवांस है डिटरमाइन करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी को। अलायंसेस वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अलायंसेस की बात करूं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की बात नहीं कर रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, यूएसए आपका एलाय था ड्यूरिंग अफगान जिहाद। ओवरनाइट उन्होंने अपनी अलायंस ख़त्म कर दी और आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए 1990s में। ठीक है, आपने जिस दिन न्यूक्लियर धमाके किए आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। ठीक हो गया, तो अलायंसेस जो है वो शिफ्ट होती रहती है। जी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उसके अंदर रोल होता है, बट इन इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इन ग्लोबल पॉलिटिक्स अलायंसेस कभी भी परमानेंट नहीं होती। ठीक है, फिर आपकी लीडरशिप किस तरीके किस टाइप की है, आपको पता है जब तक पाकिस्तान के अंदर इमरान खान रहा, हमारे जो ताल्लुकात थे वीवर, हमारे ट्रम्प के टाइम पर उसने ताल्लुकात बेहतर कर लिए थे। फिर अगर आप देखें रशिया एंड वो रशिया की उन्होंने करीब जाने की कोशिश की, इमरान खान ने जाने की कोशिश की, और चाइना से थोड़ी सी पैक जो है हमारा उस टाइम पर डाउन हो गया था, अमेरिका क्योंकि उससे नाखुश था। लेकिन जो बाइडेन जैसे आते हैं चेंज ऑफ लीडरशिप होता है। इमरान खान ने जो है रशिया के करीब जाने की कोशिश की, तो फिर एक इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया जी नहीं, यूएसए इज़ नॉट हैप्पी विद मी एंड दे आर गोइंग टू ओवरथ्रो मी। अब उसमें फैक्ट्स क्या हैं, या वो गलत है, ठीक है, गलत है या सही है उसकी हम लोग डिबेट में नहीं जाएंगे, बट वट्स एवर वो आपके सामने है। ठीक है, उसके ऊपर आप लोग अपना एनालिसिस खुद करें। तो लीडरशिप किस किस्म की होती है, शी जिनपिंग आप देखें उन्होंने बीआर एंड सी पैक को लॉन्च किया। माओ जेडोंग के टाइम पर जो है चाइना की जो पॉलिसी थी वो काफ़ी डिफरेंट थी, वो कम्युनिज्म की तरफ लेके जा रहे थे, कम्युनिज्म ही था उस वक्त। और लेकिन उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बड़ी मुख्तलिफ थी कम्पेयर टू डेंग चाओपिन, जिनकी बहुत एक लिबरल किस्म की पॉलिसी या न्यू लिबरल किस्म की उनकी पॉलिसीज थी, जिन उन्होंने यानी कि न्यू लिबरल से उन्होंने ओपन मार्केट्स, फ्री मार्केट्स का वो कॉन्सेप्ट लेकर आए, कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट वो उधर लेकर आए, और चाइना एक डेवलपमेंट की तरफ गया। ठीक है, तो लीडरशिप बेसिकली डिटरमाइन करती है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी किस किस्म की होगी। जब भी कोई हुकूमत पाकिस्तान के अंदर आती है तो वो अपने साथ एक खास किस्म की फॉरेन पॉलिसी लेकर आती है। परमानेंट फॉरेन पॉलिसी आपकी लगातार चलती रहेगी, लेकिन लीडरशिप जब आती है तो आपके कुछ माइक्रो लेवल पे फॉरेन पॉलिसी जरूर चेंज होती हैं हमेशा। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन मिसाल के तौर पर जब अगर आप देखें आपके जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं या आपके जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी समटाइम्स आपको प्रेशराइज करता है कि किस किस्म के आपके क्या कहते हैं फंड पॉलिसी होगी। ऑल्दो रियासत ने एक स्टेटस को मेंटेन किया होता है, लेकिन मिसाल के तौर पर नौजुबिल्ला अगर कोई मुल्क, आपको पता है जिस तरह फ्रांस ने कुरान पाक को जलाया, वहाँ पर कार्टून्स बनाए गए, या एक ख़ास मुल्क जो है कुरान पाक को जलाता है, तो पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं और उस प्रोटेस्ट के नतीजे में एक पब्लिक प्रेशर आता है, और पब्लिक प्रेशर के नतीजे में पाकिस्तान को भी एक स्टांस लेना पड़ता है। ठीक है, तो पब्लिक प्रेशर किस तरीके से डिफाइन करता है आपके पब्लिक ओपिनियन को, वो भी डिफाइन करता है। ये एक मैंने छोटे लेवल पर बताया, और भी बड़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पर अगर इसराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई जंग बंदी की जाए, या फिर बैक इन अगर आप देखें वियतनाम वॉर के दौरान यूएसए जब वियतनाम वॉर लड़ रहा था तो वहाँ पर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुए। ठीक है, उस प्रोटेस्ट के नतीजे में अमेरिका फाइनली प्रेशराइज हुआ कि यार वी नीड टू पुल आउट ऑफ साउथ वियतनाम, और जब उन्होंने पुल आउट किया तो नॉर्दर्न वियतनाम ने उनके ऊपर जो है उसको कैप्चर कर लिया साउथ वियतनाम को, एंड वो पूरा एक यूनाइटेड एक नेशन बन गया एज अ वियतनाम।
यूएसए वहाँ पर आप कह सकते हैं पॉलिटिकली एंड मिलिटरली भी जंग हार चुका था, क्योंकि उनकी कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स डिफाइन करते हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी किस तरह की होगी, यानी कि अगर आप उधार ले रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, अमेरिका से, अगर आप लोन्स ले रहे हैं तो फिर आप बाउंड हो जाते हैं कि भाई अगर आपने उनसे इकोनॉमिक मदद ली है तो आपको उनकी बात भी माननी पड़ती है किसी हद तक, तो वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। कायदे आजम का जो है विजन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या है कि आपने फ्रेंडशिप रखनी है तमाम मुल्कों के साथ। ठीक है। आपने कमिटमेंट रखनी है टू पीस। ठीक है। आपने ऑप्रेस्ड लोगों को सपोर्ट करना है, जैसे फ़लस्तीन है या वो कश्मीर है, या इवन पहले आपको पता है कि कायदे आजम ने सपोर्ट किया इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंस को। एंड जितने भी यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स हैं उनको अपहोल्ड करना है। यूनाइटेड नेशंस की प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो करना है, उनके चार्टर्स को आपने फॉलो करना है, उनके रेजोल्यूशंस को आपने फॉलो करना है। ठीक हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस भी अगर आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की देखें तो वो भी कहते हैं कि भी इस्लामिक यूनिटी पे वो बिलीव करते हैं। ठीक है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन भी, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका जो फ्रेमवर्क है वो भी इस चीज़ को प्रमोट करता है। ठीक है। गाइडलाइंस जो है कायदे आज़म ने प्रोवाइड की। ठीक है। आपने डेवलपिंग नेशंस के अंदर शामिल होना है, डेवलपिंग नेशंस के साथ आपने सॉलिडेरिटी रखनी है, एंड आपने पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। ठीक है। पाकिस्तान जो है अपना, जैसा कि ये सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू सपोर्टिंग द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ये कायदे आज़म की भी गाइडलाइंस थी। ठीक है। एनीवेज, दिस वाज इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। होपफुली आपने कुछ ना कुछ इससे इल्म हासिल किया होगा, और अगर आपने इल्म हासिल किया है तो अगेन मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि इस इल्म को आप आगे फैलाएं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं गरीब जो नहीं पढ़ पाते अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, और बहुत से हमारे लोगों को खारजा पॉलिसी के बारे में अलिफ बे पे भी नहीं पता। उन लोगों को नहीं पता होता कि फॉरेन पॉलिसी बन कैसे रही होती है। मैंने ये एक आपको जो लेक्चर दिया है सिर्फ बेसिकली समझाने की कोशिश की। अगर ये लेक्चर को मैं एक्सपेंड करूँ तो ये 8-10 घंटे में भी चला जाए। मैं शॉर्ट लेवल पे समझाने की कोशिश की है कि भी फॉरेन पॉलिसी अगर कोई मुल्क बनाता है तो वो क्यों बनाता है, और अगर ख़ास किस्म की फॉरेन पॉलिसी उनकी होती है तो वो क्यों होती है। एक मुल्क ने ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को भी मेंटेन रखना होता है। ओवरनाइट वो किसी से दुश्मनी भी नहीं कर सकता, ओवरनाइट वो किसी से दोस्ती भी नहीं कर सकता। अलायंसेस ज़रूर एग्जिस्ट करती हैं जो चेंज होती रहती हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ़ौरन ख़त्म नहीं होती है। आपने पूरी दुनिया को, वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करके खारजा पॉलिसी बनानी होती है, ताकि दुनिया के अंदर इंस्टेबिलिटी ना आए, और अगर इंस्टेबिलिटी आती है आपकी वजह से तो दुनिया आपके ऊपर फिर सेंक्शन लगा देती है। इस वीडियो को आगे ज़रूर फैलाएं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली वालों के साथ भी शेयर करें, और उन गरीब लोगों के साथ भी शेयर करें जो एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते। लेट्स एजुकेट पाकिस्तान एंड लेट्स एजुकेट एवरीवन इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।